हेलो फ्रेंड्स, द सीजीपीएससी कोच के मॉक इंटरव्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू जो ऑर्गेनाइज होना है, इसको लेकर के हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। काफ़ी सारे कंटेंट आपको शेयर किए जा रहे हैं और हर हाल में अंतिम चयन सूची में अपना नाम लेकर आना हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो इसी दिशा में अभी मेरे साथ रतनपुर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.एस. खेर सर हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट फिजिक्स रह चुका है। तो सर से 2-3 सामान्य प्रश्न मैं अभी करूंगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे दें और किस तरह से ऐसे प्रश्नों का सामना करें। तो इंटरव्यू की जहां तक बात होती है, ये मुख्य रूप से ऑन कॉन्फिडेंस का खेल है। मतलब आपको यदि कोई प्रश्न का उत्तर मालूम है तो उसका आंसर कर देना, नहीं मालूम है तो जी मुझे नहीं मालूम है कहना, तो दोनों ही यहाँ पे दोनों में ही आपको नंबर वही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पर सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो ना कहा वो किस आत्मविश्वास से ना कहा। फिर आपने आगे वो उम्मीद जगाई कि नहीं कि हाँ, आने वाले समय में इस विषय में या इस टॉपिक पे, इस तथ्य पर मैं जानकारी ग्रहण करने का प्रयास करूंगा। मतलब हमने ना कहा और एक आशा और एक उम्मीद भी दिलाई कि हाँ, हम इस दिशा में आगे भी प्रयास करेंगे। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों में एक बहुत सामान्य सा प्रश्न होता है, और यदि ये प्रश्न किसी छात्र से पूछा गया तो मैं समझता हूं कि वो एक भाग्यशाली छात्र होता है। प्रश्न ये है कि यदि आपसे पूछा जाए कि आप अपने बारे में बताइए, तो जैसे कि एक लोक सेवक के रूप में हम देखें तो बात अलग होती है, लेकिन एक सहायक प्राध्यापक का जो पद है उसको हम लोक सेवक की तरह न लेकर के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद के रूप में लेते हैं। क्योंकि उच्च शिक्षा में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो ये कॉलेज का जो टाइम है ये डिसाइड करता है कि ये स्टूडेंट आगे जाकर के आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या फिर टेक्निकल फील्ड में रहेगा, क्या होगा, मैनेजमेंट में आएगा, गवर्नमेंट की प्लानिंग्स में आएगा, खुद की अपनी एजेंसीज चलाएगा, कंपनीज चलाएगा। ये सारा माइंड सेटअप जो है वो हम अपने हायर एजुकेशन के दौरान करते हैं। और निश्चित तौर पर इस दौरान कई सारे ऐसे प्रोफेसर से हमारा सामना होता है, और प्रोफेसर से ही प्रभावित होकर, जैसे कि मैं स्वयं खेर सर से प्रभावित होकर मैंने कई सारे निर्णय लिए और जिसके सकारात्मक परिणाम मेरे पास हैं। आज भी कभी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे सर से मिल करके, कॉल करके उनका मार्गदर्शन ग्रहण करता हूँ। तो ये जो होता है मोटिवेशनल जॉब है, लाइफ बनाने वाला जॉब है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे पूछा जाए कि आप अपने बारे में बताइए, तो एक स्टूडेंट का जवाब किस तरह का होना चाहिए सर? अब ये फिजिक्स का प्रश्न नहीं है, इसलिए कितना सही मैं बोल पाऊंगा मेरे को भी नहीं मालूम। लेकिन अब मेरे बारे में यदि कोई पूछे कि आप अपने बारे में बताइए, तो बेसिकली तो मैं तो यही बताऊंगा कि यदि सपोज मैं कैंडिडेट हूँ, तो आप अपना जो भी आपने कहाँ से कौन सी डिग्री प्राप्त की है, वहाँ की कोई विशेषता हो तो वो बहुत ही संक्षिप्त में, और उसके अलावा अपने बारे में जब बताने की बात है तो आपकी हॉबीज भी जुड़ जाती हैं उसमें। तो आपकी हॉबीज किस तरह की हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी हॉबी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। तो हॉबीज यदि उस तरह की हैं कि एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए यूजफुल हो, आप एक अच्छे मोटिवेटर है, अच्छे ओरेटर हैं, या पहले भी आप वक्ता रहे हैं, जैसे आप भी मेरे को याद है आप एनसीसी से एक्टिवली जुड़े रहे, और अक्सर हम लोग जब क्लास में नहीं देखते थे तो आपको एनसीसी की यूनिफॉर्म में ही देखते थे। तो आप एनसीसी एनएसएस में यदि आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसको बताना चाहिए आपको। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो आपको मदद करेंगे। तो हॉबीज नेचुरली आपको बतानी चाहिए, और हॉबीज इस तरह की हो कि वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपके कैरियर के लिए बेनिफिशियल हो। तो जैसे आप भी एक अच्छे वक्ता रहे हैं, एनसीसी में भी आप अपना कमांड करते थे विद्यार्थियों को, तो उसके बारे में जरूर बताना चाहिए।
कुछ इसमें एक, जब हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने होते हैं तो एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है, निश्चित तौर पे अधिकतर कैंडिडेट से पूछा जाता है कि भाई आपने सहायक प्राध्यापक होना क्यों चुना, आपने इस जॉब को क्यों चुना। तो बहुत सारे विचार होते हैं इसमें, तो एक आदर्श या एक अच्छा आंसर क्या होना चाहिए, या ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार से देना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि कैंडिडेट ने कहीं सिलेक्शन ना हुआ हो, यहाँ पे वो सेलेक्ट हो गया और इंटरव्यू में आ गया, तो इसलिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। तो ये ठीक भी नहीं है। मजबूरी और जरूरी, इसमें डिफरेंस है। जब कोई काम मजबूरी में होता है तो वो फ्रूटफुल नहीं होता, बहुत कठिन होता है। और जब कोई काम जरूरी में होता है तो काम वैसा ही होगा, लेकिन काम करने में भी आपको मजा आता है और आपको लगता भी नहीं है कि कोई परेशानी हुई है। तो टीचिंग प्रोफेशन में यदि आप जा रहे हैं जैसे तो एक इच्छा होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर ये है कि आप लोगों का जो हम इंटरव्यू सेशन ले रहे हैं ये हमारी मजबूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है ताकि आप लोगों का नाम अंतिम चयन सूची में रहे। एक उदाहरण के तौर पर इस बात को हम ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि मुझे अपने नॉलेज को दूसरों को बताने में अच्छा लगता है, तो कैपेबिलिटी भी, स्किल भी वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोलने में ही घबरा रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है। इसके बाद अगला सवाल आएगा कि ठीक है, आप अपने नॉलेज को किसी को कैसे बताओगे, या कैसे कैसे बताओगे, क्योंकि बताने के बहुत सारे माध्यम हैं। तो वो तो आप जब तक इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होना चाहिए जी। अक्सर जब हम लोग मैथमेटिक्स या फिजिक्स की क्लास अटेंड करते थे तो बोर हो जाते थे कई बार। बोर तो सभी विषय में हो जाते थे, लेकिन बोर क्यों होते थे, नीरस क्यों लगता था, क्योंकि रस नहीं मिलता था। तो पढ़ाने वाले को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसको रस मिले। कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये मालूम होना जरूरी होता है। कि मैं फिजिक्स में सपोज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ाई जाती है। पहले तो हमको ऐसा लगता था जब मैं विद्यार्थी था कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि अब चलो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कुछ पढ़ाना है उसको, फिर 12वीं करना है, फिर MSc करना है, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। सारा करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो एक डेफिनिट ऑब्जेक्टिव को लेकर प्रिपेयर किया जाता है। तो वो ऑब्जेक्टिव हमको मालूम होना चाहिए। जनरली आजकल कोई भी सिलेबस आप देखें तो उसमें सब्जेक्ट आउटकम होता है कि उस सिलेबस के सब्जेक्ट्स का आउटकम क्या होगा विद्यार्थी को। या साइंस ग्रेजुएट है तो साइंस ग्रेजुएट में ये लिखा रहता है कि स्टडी करके वो सारी जो घटनाएं हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हो, उसमें एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो। तो इस तरह की कोर चीजें जो होती हैं वो तो हमको मालूम होना ही चाहिए। और मैं कुछ भूल जा रहा हूँ। नहीं, ठीक है सर। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर से ही, और निश्चित तौर पर इस सवाल का आप सभी को बहुत फायदा होगा। वर्तमान जो उच्च शिक्षा पद्धति है, तो विगत 20-25 वर्ष और वर्तमान में क्या फर्क पड़ा, और आने वाले समय में कैसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, वर्तमान शिक्षा पद्धति का एक आकलन और भविष्य की योजनाओं के साथ साथ यदि भारतीय शिक्षा पद्धति को, भारतीय उच्च शिक्षा के स्तर को यदि दूसरे देशों से तुलना की जाए तो फिर ऐसी स्थिति में हम कहां पर हैं, या ऐसे प्रश्न यदि आपसे पूछे जाएं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्टूडेंट्स किस तरह से दें, क्या उनके मत होने चाहिए। बतौर प्राचार्य आप इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, और जैसा मैं जानता हूं सर ने बहुत सारे रिसर्च पब्लिश किए हुए हैं और बहुत सारे देशों में सर के रिसर्च और सेमिनार्स हुए हैं।
तो दूसरे देशों में जाना और वहाँ पर की एजुकेशन सिस्टम को समझने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो यदि हम एक तुलनात्मक दृष्टिकोण ले भारतीय इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम और अदर कंट्रीज हायर एजुकेशन सिस्टम में, तो उसमें क्या डिफरेंसेस मिलेंगे? एक मेजर डिफरेंस जो मैंने देखा है, जैसे साइंस का ही मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ साइंस चूंकि एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है और एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिलते हैं उनसे थ्योरीज बनती हैं। हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल कोर्स होता है वो कहना चाहिए ओपन एंडेड नहीं होता। जैसे फिजिक्स में ही आपने देखा होगा कि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालिए। अब वो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जब से वो महाविद्यालय बना है तब से विद्यार्थी निकाल रहे हैं। और वो तार, अब वो तार का पदार्थ बदल जाए तो अलग बात है। यदि पदार्थ नहीं बदला है तो वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी उतना ही आना है। तो रिपीटिटिव होने से जो एक्सपेक्टेशन है करिकुलम की, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। तो होता ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ओपन एंडेड एक्सपेरिमेंट या ओपन एंडेड प्रॉब्लम या ओपन एंडेड टास्क दिए जाते हैं जिसके मल्टीपल एनालिसिस हो सकते हैं, मल्टीपल थिंकिंग हो सकती है उसके बारे में। तो उससे होता यह है कि स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग या इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो डेवलप होती है। अब एक्सपेरिमेंट हम यही पूछे कि यदि हम एक बॉल को दीवार पे मारते हैं तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा, कौन कौन सी भौतिक शास्त्र की घटनाएं होंगी। अब एक्सपेरिमेंट तो इस तरह का कुछ होता नहीं है, तो एनालिटिकल कैपेबिलिटी हम डेवलप नहीं कर पाते कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो यहाँ पहले जो मोशन ऑफ स्टेट है एट रेस्ट था, उसको हमने इम्पल्स दिया, फोर्स दिया, मोमेंटम दिया, उससे वो मोशन स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद दीवार पे टकराया, दीवार पे टकराने से कोलिजन हुआ, वो इलास्टिक हुआ, इनइलास्टिक हुआ, वो अब किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह की एनालिटिकल थिंकिंग हम शायद डेवलप नहीं कर पाते। तो इस तरह के टास्क फॉरेन कंट्रीज में केवल साइंस ही नहीं, दूसरे विषयों में, जैसे अब निबंध लिखना है तो हम स्वतंत्रता दिवस पे, भारत के त्योहार पे, दशहरे दिवाली पे गाय के ऊपर निबंध बचपन से लिखते आ रहे हैं। तो आज ये स्थिति आ गई है कि सभी का जवाब एक होता है। तो यदि मैं कई बार अक्सर अपने शिक्षकों के साथ शेयर भी करता हूँ इसको कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस इस तरह के होने चाहिए कि उसमें विद्यार्थी ये सोचने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो कहीं बुक्स में मिलना नहीं है उसको। जो पढ़ाया गया है उन्हीं पढ़ाने के अंतर्गत वो सॉल्यूशन मिलना है। तो वो जब विद्यार्थी उस ढंग से सोचता है तो उसकी एनालिटिंग या एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, विषय का ज्ञान भी बढ़ता है। प्रोजेक्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करो और उससे लर्न करो। अब इलेक्ट्रिसिटी में आपने नेटवर्क थ्योरम पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड पे ही आप सर्किट को आप डिजाइन करो या चेंज करो तो करते करते बहुत सारी चीजें सीखी जाती है। तो हमारे यहाँ इन सब चीजों का स्कोप काफी कम होता है जी। तो विद्यार्थी मेहनत भी ज्यादा करते हैं, नंबर भी अच्छे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे यदि हम देखें तो उनकी समझ में थोड़ी सी कमी रहती है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह की शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाती हैं कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का अवसर मिले। भैया टीचिंग में केवल पढ़ाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लर्न क्या किया विद्यार्थी।
फिजिक्स का स्टूडेंट है तो एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स उसने कितनी फिजिक्स को लर्न किया है, सीखा है, ये महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। तो इस तरह की होना चाहिए पैटर्न। अपने यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण इसको लागू होने में समस्याएं आती हैं, लेकिन ये एक तरीका होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारे नए नए प्रस्ताव आए हुए हैं। तो जो मुख्य मोटी मोटी जानकारी है वो भी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए कि जो अभी तक की शिक्षा पद्धति थी और अब जो शिक्षा पद्धति है इसमें क्या सुधार अपेक्षित है, क्या सुधार किए जाने हैं, तो उसकी जानकारी भी कैंडिडेट को होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित। मेरा प्रयास होगा कि जैसे कि नेक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यूजीसी है, इन सभी के ऊपर सेपरेट लेक्चर्स इस मॉक इंटरव्यू सेशन कोर्स में आप लोग को प्रोवाइड करूं, उसको आप जरूर लिसन कीजिएगा। क्योंकि जिन पैरामीटर्स की, जिन बेसिक थ्योरी की बात हो रही है, तो मेरी कोशिश होगी कि उन लेक्चर्स के दौरान इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं और आपके जो व्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर बात आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने की बात नहीं है, यहाँ पर बात उस नॉलेज के बेसिस पे आपका एनालिसिस करने की बात है। तो जहां पर बात एनालिसिस की होती है तो उसमें आपकी व्यक्तिगत मनसा क्या है, आपके व्यक्तिगत विचार और व्यवहार क्या है, ये ज्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि इंटरव्यू का मतलब ही है आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, आपके अंदर जो गुण और अवगुण है, उसका परीक्षण करना, और उसके आधार पर आपको 30 में से जो नंबर दिए जाने हैं वो दिए जाएंगे। तो सर के साथ, सर ने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय हमको दिया और निश्चित तौर पे आप सभी को विषय में भी और विषय के बाहर भी इससे काफी लाभ होगा। अनेक शुभकामनाओं के साथ अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एक ये भी है, हालांकि कोई पूछे, चलो आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कहाँ चाहेंगे कि आपकी पोस्टिंग हो? कहाँ चाहेंगे मीन्स छत्तीसगढ़ में ही पोस्टिंग होना है। हाँ। तो रायपुर के किसी कॉलेज में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या दंतेवाड़ा में भी हो सकती है, या जशपुर में भी हो सकती है जी। तो रायपुर में यदि अपॉइंटमेंट होता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बिल्कुल है। हाँ। जशपुर में यदि आपका अपॉइंटमेंट होता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हाँ। तो यदि ऐसा कोई पूछता है तो आंसर देते समय उसको थोड़ा मतलब पूछे जरूरी नहीं है। होता क्या है कि बड़े कॉलेजेस में जैसे आपकी पोस्टिंग हो गई तो आपको एडवांटेज ये मिलता है कि लेबोरेटरीज वगैरह आपको एस्टैब्लिश मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। सीनियर टीचर रहेंगे, उनका गाइडेंस आपको मिलेगा। पीएचडी आपको कंपलसरी है, वो करना आपके लिए कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज रायपुर वाले के लिए। ड्रॉबैक क्या है कि एस्टेब्लिश कॉलेज में जब हम पढ़ाते हैं तो हमको टोटल कोर्स कंटेंट का 10% या 20% पढ़ाने मिलता है। हाँ। तो हो सकता है कि आप उस कॉलेज से रिटायर हो जाएं और पता चला कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स ही आप पढ़ पाओ, बाकी के बारे में ज्ञान ना हो। जबकि छोटे कॉलेज में अपॉइंटमेंट होता है तो उसका फायदा ये, उसमें नुकसान नहीं है कि अब जशपुर में अपॉइंटमेंट हो गया तो आपको पीएचडी करने में तकलीफ जाएगी। हाँ। इतना दूर आना जाना पड़ेगा, लेटेस्ट किताबें नहीं मिलेंगी आपको, तो वो एक परेशानी है। लेकिन बेनिफिट वहां ये मिलता है कि वहां आपको लैब बनानी पड़ती है। किसी छोटे कॉलेज में गए तो आपको एस्टैब्लिश करने का एक्सपीरियंस मिलता है। सभी विषय पढ़ाना पड़ेगा आपको। जैसे अभी साइंस कॉलेज में आने के बाद फिजिक्स में मैं केवल फर्स्ट पेपर पढ़ाता था, कभी कभी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया, एमएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया, और उसके अब चूंकि मैं तो 2-3 कॉलेज बदला इसलिए मेरा चेंज हुआ। लेकिन जैसे एमएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा मैथमेटिकल फिजिक्स पे मेरा कोई वो नहीं है। या यूजी में अपना सेकेंड ईयर है, साउंड है, मैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, तो उसमें मेरी कोई कमांड नहीं है।
लेकिन जो जशपुर में 3 साल सर्विस करेगा तो उसको पूरा यूजी का सिलेबस उसको मालूम रहता है। हाँ, पूरा कवर करना पड़ेगा, पूरा कवर, पूरा पढ़ाना भी खुद है। हाँ। तो इस वजह से मतलब ये भी आगे कभी डिस्कशन में तुम अपना बता सकते हो। यस सर। कि देखो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने बिल्कुल। ड्रॉबैक्स हैं। हाँ, ये लेकिन छोटे कॉलेज में भी अपॉइंटमेंट यदि आपका होता है, हाँ, ये क्वेश्चन वहाँ आपको लर्न करने का ज्यादा, बिल्कुल, जैसे मैं खुद रहा ना, छत्तीसगढ़ में ऐसे कॉलेजों की संख्या ज्यादा है। हाँ, या इसको भी कहीं पे नोट करके आगे ऐड कर लेना कि जब हम बातचीत करते हैं तो ठीक है, साइंस में तो अंग्रेजी के शब्द और ये सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसमें भी हिंदी में बताते बने। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे मैं अब कुछ पूछा आपने फिजिक्स का और धड़ाधड़ अंग्रेजी में बोल रहा हूँ मैं, तो छत्तीसगढ़ में उसकी सुकुमा पोस्टिंग होगी, वहां वो अंग्रेजी में पढ़ाने वाला शिक्षक किसी काम का नहीं है। कोई नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। कम्युनिकेशन का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हाँ, आपकी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग अभी जब नया नया अपॉइंटमेंट हुआ था तो हम लोग ये सोचते थे कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो बच्चों को इम्प्रेस पड़ेगा। तो हाँ, मैं कुछ भी अंग्रेजी में बोलते थे। बाद में धीरे धीरे हम लोग की समझ में आया कि अरे नहीं यार, इससे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो जशपुर में जैसे मैं रहा ना, तो पूरा यूजी की लैब सेट करने का एक्सपीरियंस है। फिर रायगढ़ में अपॉइंटमेंट हुआ तो एमएससी की लैब सेट करने का एक्सपीरियंस हो गया। फिर यहाँ साइंस कॉलेज में आया तो रिसर्च लैब करने का एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरा तो मतलब ऐसा लगा कि भगवान ने बना के भेजा था कि पहले यूजी का सीख ले, फिर पीजी का सीख ले, फिर पीएचडी का सीख ले। तो छोटे कॉलेजेस में एक ये फायदा रहता है, सीखने को बहुत मिलता है वहाँ। तो आगे कुछ अपना सेशन में तो अब ये कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा नहीं मालूम, यदि पूछ दिया तो उसके दिमाग में रहे। यदि रायपुर में रहना चाहता है तो रायपुर का जस्टिफिकेशन दे सके, लेकिन वहाँ रायपुर की पोस्ट खाली नहीं रहने वाली है। पोस्ट जो खाली मिलेगी उसको वो सुकमा दंतेवाड़ा की ही मिलेगी। हाँ,